हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस क्लास में भारत की राज व्यवस्था पढ़ने वाले हैं जो कि लक्ष्मीकांत पब्लिकेशन से है। तो शुरू करते हैं पहला चैप्टर से। भाग 1 में दिया हुआ है क्या? तो पहले इसमें दिया हुआ है संवैधानिक ढांचा, पहले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, दूसरा में संविधान का निर्माण कैसे हुआ, तीसरा में संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, चौथा में है संविधान की प्रस्तावना, पांचवा में है संघ और उसका क्षेत्र, छठा में है नागरिकता और 7 नंबर में है मूल अधिकार, 8 नंबर में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, 9 नंबर में है मूल कर्तव्य, 10वें नंबर में है संविधान का संशोधन और 11वें नंबर में है संविधान की मूल संरचना। भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने की विस्तृत अधिकार प्राप्त दी थी। कंपनी जिसके कार्य अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक सीमित थे, सन 1765 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अर्थात राजस्व एवं दीवानी न्याय के अधिकार प्राप्त कर लिया। इसके तहत भारत में उसके क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। उसके बाद 1858 में सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्ष अपने हाथों में ले लिया। यह शासन 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अनवरत रूप से जारी रहा। स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत में एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। 1934 में M.N. रॉय भारत में साम्यवाद आंदोलन के प्रणेता के दिए गए सुझाव के अमल में लेने के उद्देश्य से सन 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया। यद्यपि संविधान और राज्य व्यवस्था की अनेक विशेषताएं ब्रिटिश शासन ने ग्रहण की गई थी, तथापि ब्रिटिश शासन में कुछ घटनाएं ऐसी थी जिनके कारण ब्रिटिश शासित भारत में सरकार और प्रशासन की विविध रूपरेखा निर्मित की गई। इन घटनाओं ने हमारे संविधान और राजतंत्र पर गहरा प्रभाव छोड़ा। इन घटनाओं को क्रमबद्ध ब्यौरा निम्नानुसार है। जैसे कि कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक रहा था। इसी के बीच में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है। यथा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों की मान्यता मिली एवं इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। अधिनियम की विशेषताएं यह थी कि इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद का नाम दिया गया एवं उनकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। उल्लेखनीय है कि इससे पहले गवर्नर लॉर्ड बायरन हेस्टिंग थे। इसके द्वारा मद्रास, बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जबकि पहले अभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे। अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिससे मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार एवं रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी का नियंत्रण सशक्त हो गया। इसे भारत में इसके राजस्व
नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया था। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संशोधित अधिनियम 1781 को पारित किया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में अस्तित्व में आया था। यह अधिनियम की विशेषताएं क्या थी? तो इनमें कंपनी के राजनीतिक वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया गया था। इनमें निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीनस्थ की अनुमति तो दे दी, लेकिन राजनीतिक मामलों का प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक नए निकाय का गठन कर दिया गया। इस प्रकार द्वैशासन की व्यवस्था शुरू हो गई और नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति दी गई थी वह ब्रिटिश नियंत्रण भारत में सभी नागरिक सैन्य सरकार राजस्व गतिविधियों को अधीक्षण एवं नियंत्रण करे। इस प्रकार यह अधिनियम दो कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और उसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। 1813 का चार्टर अधिनियम ब्रिटिश सरकार भारत में केंद्रीयकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम था। इस अधिनियम की विशेषताएं नियमानुसार थी। अधिनियम की विशेषताएं, यह अधिनियम इनमें बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित थी। इसी प्रकार इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार की निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इसने मद्रास बम्बई के गवर्नरों को विधायिक संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानून को नियामक कानून कहा गया और नए कानून के तहत बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियां को समाप्त कर दिया गया। अब यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया। इसके तहत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश राजशाही और इसके उत्तराधिकारियों के विश्वास के तहत कब्जे में रह गए। चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों को चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया। इसमें कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। 1853 का चार्टर अधिनियम 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियम की श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम था। संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इस अधिनियम की विशेषताएं नियमानुसार थी। जैसे अधिनियम की विशेषताएं, इनमें पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। इसके तहत परिषद के 6 नए प्रसाद को जोड़े गए। इन्हें विधान प्रसाद कहा गया। दूसरे शब्दों में इसे गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया गया, जिसे भारतीय यानी केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। परिषद की इस शाखा ने छोटी संसद की तरह कार्य किया। इसमें वही प्रक्रिया अपनाई गई जो ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती थी। इस प्रकार विधायिका को पहली बार सरकार के विशेष कार्यों के रूप में जाना गया, जिसके लिए विशेष मशीनरी प्रक्रिया की जरूरत थी। इसमें सिविल सेवकों को भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था की शुभारंभ किया गया। इस प्रकार विशिष्ट
सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दिया गया और इसके लिए 1854 में भारतीय सिविल सेवा का संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। इसमें कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया गया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया, लेकिन पूर्व अधिनियमों के विपरीत इसमें किसी निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया था। इसमें स्पष्ट था कि संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में अस्थायी प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई, आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। ताज का शासन 1858 से 1997 तक चला था। 1858 का भारत शासन अधिनियम। यह महत्वपूर्ण कानून का निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद किया गया, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम नाम के प्रसिद्ध इस कानून को ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और गवर्नरों, क्षेत्र और राजस्व संबंधी शक्तियां ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दिया गया। अधिनियम की विशेषताएं। यह अधिनियम की विशेषताएं, इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। यह वायसराय भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व बन गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। इस अधिनियम के नियंत्रण बोर्ड ऑफ निर्देशक कोर्ट समाप्त कर भारत में शासन की द्वैध प्रणाली समाप्त कर दी गई। एक नए पद भारत के राज सचिव का सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और ब्रिटिश अंततः संसद के प्रति उत्तरदायी था। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जो एक सलाहकार समिति थी। परिषद का अध्यक्ष भारत सचिव को बनाया गया। इस कानून के तहत भारत सचिव की परिषद का गठन किया गया, जो एक निगमित निकाय थी और जिसे भारत और इंग्लैंड के मुकदमा करने का अधिकार था। इस पर भी मुकदमा किया जा सकता था। 1858 के कानून का प्रमुख उद्देश्य प्रशासनिक मशीनरी में सुधार था, जिसके माध्यम से इंग्लैंड में भारतीय सरकार का अधिच्छन और उसका नियंत्रण हो सकता था। इसने भारत में प्रचलित शासन प्रणाली में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया। 1861, 1892 और 1909 के भारत परिषद अधिनियम। इसमें 1857 के महान क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि भारत में शासन चलाने के लिए भारतीयों को सहयोग लेना आवश्यक है। यह सहयोग नीति के तहत ब्रिटिश संसद ने 1861, 1892 और 1909 में 3 नए अधिनियम पारित किए। 1861 का भारत परिषद अधिनियम भारतीय संवैधानिक और राजनैतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। 1861 के भारत परिषद अधिनियम की विशेषताएं। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। इस प्रकार वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया। इस अधिनियम ने मद्रास, बम्बई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरुआत की। इस प्रकार इस अधिनियम ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा शुरू हुई केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति को उलट दिया और 1833 के चार्टर अधिनियम के साथ ही अपने चरम पर पहुंच गया। इस विधायी विकास की नीति के कारण 1937 तक प्रांतों को संपूर्ण आंतरिक स्वायत्तता हासिल हो गई।
बंगाल उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत पंजाब में क्रमशः 1862, 1866, 1897 में विधान परिषद का गठन हुआ। इसने वायसराय को परिषद में कार्य संचालन के लिए अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्तियां प्रदान की। इसने लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को भी मान्यता दी। इसके अंतर्गत वायसराय की परिषद का एक सदस्य एक या अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी बनाया जा सकता था तथा इस विभाग में काउंसिल की ओर से अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार था। इसमें वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति के अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 माह होती थी। 1892 के अधिनियम की विशेषताएं। इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। हालांकि बहुत मत सरकारी सदस्यों का ही रहता था। इसमें विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्न का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया। 1892 के अधिनियम से इनमें केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियां का प्रावधान था। इसके अलावा प्रांतीय विधान परिषद में गवर्नर की जिला परिषद, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदारों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिशों पर गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्त करने की शक्ति थी। इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में दोनों गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक समिति और परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया। हालांकि चुनाव शब्द का अधिनियम में प्रयोग नहीं हुआ था। इसे निश्चित निकायों का सिफारिश पर की जाने वाली नामांकन की प्रक्रिया कहा गया। 1909 के अधिनियम की विशेषताएं। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। उस समय लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद के आकार में काफ़ी वृद्धि की। केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या 16 से 60 हो गई। प्रांतीय विधान परिषद में इनकी संख्या एक समान नहीं थी। इसने केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की बहुमत की अनुमति थी। इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषद के चर्चा कार्यों का दायरा बढ़ाया। उदाहरण के तौर पर अनुपूरक प्रश्न पूछना, बजट पर संकल्प रखना। इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर के कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय के कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया। मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत इस अधिनियम के पृथक निर्वाचन के आधार पर मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इस प्रकार इस अधिनियम को सांप्रदायिक का वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया। इसने प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान भी किया। भारत शासन अधिनियम 1919 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है। क्रमिक रूप से 1919 के भारत शासन अधिनियम बनाया गया, जो कि 1921 में लागू हुआ। इस कानून को मांटेग-चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। मांटेग भारत के राज सचिव थे, जबकि चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। अधिनियम की विशेषताएं। केंद्रीय प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर एवं उन्हें पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद को अपनी सूचियां के विषय पर विधान बनाने का अधिकार प्रदान किया गया।
लेकिन सरकार का ढांचा केंद्रीय और एकात्मक ही बना रहा। इसने प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में विभक्त किया, हस्तांतरित और आरक्षित। हस्तांतरित विषय पर गवर्नर का शासन होता था। इस कार्य में वह उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। दूसरी ओर आरक्षित विषय पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं था। शासन की इस दोहरी व्यवस्था को दैद यानी यूनानी शब्द में डायरकी व्युत्पन्न शासन व्यवस्था कहा गया है। हालांकि यह व्यवस्था काफ़ी हद तक असफल रही। इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था यानी राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया। दोनों सदनों में बहुसंख्यक सदस्यों की प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया गया। इसके अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्य का भारतीय होना आवश्यक था। इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय और ईसाइयों को आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया गया। इस कानून ने संपत्ति, कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया। इस कानून ने लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया और अब तक भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों को उच्चायुक्त को हस्तांतरित कर दिया गया। इससे एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया अतः 1926 में सिविल सेवकों को भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। 1926 ईस्वी में इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया। राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया गया। इसके अंतर्गत एक संवैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य 10 वर्ष के बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। साइमन आयोग ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 ईस्वी में यानी निर्धारित समय से 2 वर्ष पूर्व ही नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग का गठन की घोषणा की। आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे, इसीलिए सभी दलों ने इसका बहिष्कार किया। आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश की तथा द्वैध शासन प्रणाली, राज्यों में सरकारों का विस्तार, ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना एवं सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने आदि की सिफारिश की। आयोग के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश भारत, भारतीय रियासतों को प्रतिनिधित्व के साथ 3 गोलमेज सम्मेलन किए। इन सम्मेलन में हुई चर्चा के आधार पर संवैधानिक सुधार पर एक श्वेत पत्र तैयार किया गया जिसे विचार के लिए ब्रिटिश संसद की संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष रखा गया। इस समिति के सिफारिश के कुछ संशोधन के साथ भारत परिषद अधिनियम 1935 में शामिल कर लिया गया। सांप्रदायिक अवार्ड। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने अगस्त 1932 में अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व पर एक योजना की घोषणा की। इसे कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से जाना गया। अवार्ड ने न सिर्फ मुसलमान, सिख, ईसाई, यूरोपियों और आंग्ल भारतीयों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार किया बल्कि इसे दलित के लिए विस्तारित कर दिया गया। दलित के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था से गांधी बहुत याथित हुए और उन्होंने अवार्ड को संशोधन के लिए पुनः एरवदा जेल में अनशन शुरू कर दिया गया। अंततः कांग्रेस नेताओं और दलित नेताओं के बीच एक समझौता हुआ जिसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। इनमें संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखा गया और दलित के लिए स्थान भी आरक्षित कर दिए गए। भारत शासन अधिनियम 1935। इस अधिनियम में भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील पत्थर साबित हुआ। यह एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 231 धाराएं और 10 अनुसूचियां थीं।
अधिनियम की विशेषताएं। इनमें अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था की, जिसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया। अधिनियम न केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियां, संघ सूची में 59 विषय, राज्य सूची में 54 विषय और समवर्ती सूची में दोनों के लिए 36 विषय के आधार पर शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दे दी गई। हालांकि यह संघीय व्यवस्था काफी अस्तित्व में नहीं आई, क्योंकि ऐसी रियासतों ने इसमें शक्ति होने से इनकार कर दिया। इनमें प्रांतों में दैव शासन व्यवस्था समाप्त कर दी तथा प्रांतीय स्वतंत्रता का शुभारंभ किया। राज्यों को अपने दायरे में रहकर स्वतंत्र तरीके से 3 पृथक क्षेत्रों में शासन का अधिकार दिया गया। इसके अतिरिक्त अधिनियम ने राज्यों के उत्तरदायी सरकार की स्थापना की, यानी गवर्नर को राज्य विधान परिषद के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना आवश्यक था। यह व्यवस्था 1947 में शुरू की गई और 1939 में इसे समाप्त कर दिया गया। इसने केंद्र में दैव शासन प्रणाली का शुभारंभ किया। परिणामतः संघीय विषयों को स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त करना पड़ा। हालांकि यह प्रावधान कभी लागू नहीं हो सका। इनमें 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की। इस प्रकार बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में द्विसदनीय विधान परिषद विधानसभा बन गई। हालांकि इन पर कई प्रकार की प्रतिबंध थे। इनमें दलित जातियां और महिलाएं, मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विचार किया। इसमें भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया और इंग्लैंड में भारत सचिव को सलाहकारों की टीम मिल गई। इसमें मताधिकार का विस्तार किया गया। लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिल गया। इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और शाखा पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। इनमें इसने केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की, बल्कि प्रांतीय सेवा आयोग और दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना की। इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। भारत शासन अधिनियम 1947। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा किया कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। इसके बाद सत्ता उत्तरदायी भारतीय हाथों में सौंप दी जाएगी। इस घोषणा पर मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया और भारत के विभाजन की बात कही। 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर स्पष्ट किया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेगा। उसी दिन 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की। इसे माउंटबेटन योजना कहा गया। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनकर उसे लागू कर दिया गया। अधिनियम की विशेषताएं। इनमें भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया। इसने भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र डोमिनियन संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन किया, जिसमें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में अलग होने की स्वतंत्रता थी। इसने वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया और जिसके स्थान पर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल पद का सृजन किया, जिसकी नियुक्ति नए राष्ट्र के कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर ब्रिटेन के ताज को करनी थी। इन पर ब्रिटेन की सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होना था। इसने दोनों डोमिनियन राज्यों संविधान सभाओं को अपने देशों का संविधान बनाने और उसके लिए किसी भी देश की संविधान को अपनाने की शक्ति दी गई। सभाओं को यह भी शक्ति थी कि वे किसी भी ब्रिटिश कानून को समाप्त करने के लिए कानून बना सकती थी। यहाँ तक कि उन्हें स्वतंत्रता अधिनियम को भी निरस्त करने का अधिकार था। इसने दोनों डोमिनियन राज्यों की संविधान सभाओं को यह शक्ति प्रदान की कि नए संविधान का निर्माण एवं कार्यान्वित होने तक अपने अपने संबंधित क्षेत्र के लिए
विधानसभा बना सकती थी। 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद में पारित हुआ कि कोई भी अधिनियम दोनों डोमिनियन तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि दोनों डोमिनियन इस कानून को मानने के लिए कानून नहीं बना लेंगे। इस कानून ने ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया। इसकी सभी शक्तियां राष्ट्रमंडल मामलों के राज सचिव को हस्तांतरित कर दी गई। इनमें 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की घोषणा की। इसके साथ ही अंतिम सरकार 1946 जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल संबंध और विदेशी मामले की विभाग के अध्यक्ष बने। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना प्रसारण मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, जॉन मथाई उद्योग और नागरिक आपूर्ति मंत्री, जगजीवन राम यह श्रम मंत्री, सरदार वल्लभ सिंह यह बने रक्षा मंत्री, C.H. भाभा कार्य खान और ऊर्जा मंत्री, लियाकत अली खां यह बने वित्त मंत्री, अब्दुल रब निस्तार यह डाक एवं वायु मंत्री, असफ अली यह बने रेलवे और परिवहन मंत्री, C. राजगोपालाचारी यह बने शिक्षा एवं कला मंत्री, I. चुंदरीगर यह बने वाणिज्य मंत्री, जफर अली खान स्वास्थ्य मंत्री, जोगेंद्र नाथ मंडल यह बने विधि मंत्री। अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय के कार्यकारी परिषद सदस्य थे। वायसराय परिषद का प्रमुख बना रहा, लेकिन जवाहरलाल नेहरू को परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया। स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रमंडल 1947। इसमें सदस्य और धारित विभाग। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल विदेश मामले और वैज्ञानिक शोध मंत्री। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना प्रसारण और राज्य के मामले में विभाग के मंत्री बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यह खाद्य और कृषि मंत्री बने। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री, डॉक्टर जॉन मथाई रेलवे परिवहन मंत्री, R.K. सनमुखम सेठी यह वित्त मंत्री बने। B.R. अम्बेडकर यह विधि मंत्री, जगजीवन राम श्रम मंत्री, सरदार वल्लभ देव सिंह यह बने रक्षा मंत्री, राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री, C.H. भाभा वाणिज्य मंत्री, रफ़ी अहमद किदवई यह बने संचार मंत्री, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग और आपूर्ति मंत्री, V.N. गाडगिल यह बने कार्य खान और ऊर्जा मंत्री। आदिवासी क्षेत्र समझौता संबंधों पर ब्रिटिश हस्तक्षेप समाप्त हो गया। इनमें भारतीय रियासतों को स्वतंत्रता दी गई कि वह चाहे तो भारत डोमिनियन या पाकिस्तान डोमिनियन के साथ मिल सकती है, स्वतंत्र रह सकती है। इस अधिनियम में नए संविधान बनाने तक प्रत्येक डोमिनियन में शासन संचालित करने से भारत अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय सभाओं में सरकार चलाने की व्यवस्था की। हालांकि दोनों डोमिनियन राज्यों को इस कानून में सुधार करने का अधिकार था। इनमें ब्रिटिश शासन को विधायकों पर मताधिकार और उन्हें स्वीकृत करने के अधिकार को वंचित कर दिया गया, लेकिन ब्रिटिश सरकार के नाम पर गवर्नर जनरल को किसी भी विधायक को स्वीकार करने का अधिकार प्राप्त था। इसके अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नरों को राज्य का संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया गया। इन्हें सभी मामलों पर राज्यों को मंत्री परिषद का परामर्श कार्य करना होता था। इनमें शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द को समाप्त कर दिया गया और इनमें भारत के राज सचिव द्वारा सिविल सेवा नियुक्तियां करने और पदों की आरक्षण करने की प्रणाली समाप्त कर दी गई। 15 अगस्त 1947 को पूर्व के सिविल सेवा कर्मचारियों को वही सुविधाएं मिलती रही जो उन्हें पहले से प्राप्त थी। 14 से 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया और समस्त शक्तियां दो नए स्वतंत्र डोमिनियन भारत और पाकिस्तान को हस्तांतरित कर दी गई। लॉर्ड माउंटबेटन डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले
प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई और 1946 में बनी संविधान सभा को स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन की संसद के रूप में स्वीकार कर लिया गया। और कुछ संदर्भ में सूची दी गई है, जैसे मुगल बादशाह शाह आलम 1964 में बक्सर की लड़ाई में विजय प्राप्त करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में दीवानी अधिकार दिया गया। इसे ब्रिटिश संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट द्वारा पुनः स्थापित किया गया। उस समय कंपनी के सिविल सेवाओं दो तरह की होती थी, प्रशांत विदावद्र सिविल सेवाएं, उच्च सिविल सेवाएं, और गैर प्रशाविदावद्र सिविल सेवाएं, निम्न सेवाएं। पहली कंपनी के कानून द्वारा निर्मित हुई, जबकि दूसरी अन्य तरह से। सुभाष सी कश्यप और अपार कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल बुक ट्रस्ट तृतीय खंड 2001 पृष्ठ 14 में है। बजट की व्यवस्था को ब्रिटिशकालीन भारत में 1960 में शुरू किया गया था। बी.एन. शुल्का और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ईस्टर्न बुक कंपनी 10वां संस्करण 2001 यह पृष्ठ 10 में है। घोषणा ने स्थापित किया कि ब्रिटिश शासक सरकार की नीति प्रशासन के प्रत्येक शाखा में भारतीयों को भागीदारी बढ़ाने और शासन व्यवस्थाओं को क्रमिक विकास करने की, ताकि ब्रिटिश साम्राज्य के अतिरिक्त भाग के रूप में भारत उत्तरदायी सरकार प्रगतिशील प्राप्ति की जा सके। यह भारत में उच्च नागरिक सेवा 1923 से 24 ली आयोग की सिफारिश पर किया गया। भारतीय स्वतंत्रता अध्यादेश को ब्रिटिश संसद ने 4 जुलाई 1947 को पेश किया और 18 जुलाई 1947 को राजशाही की स्तुति मिली। यह अधिनियम 15 अगस्त 1947 को लागू किया गया। दो राज्यों के बीच सीमाओं का निर्धारण रेड क्लिफ रेखा की अध्यक्षता में करने वाली सीमा आयोग ने किया। पाकिस्तान में पश्चिम पंजाब तथा सिंध, बलूचिस्तान, पूर्वी बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्र, असम, सिलहट जिला शामिल किया गया। उत्तर पश्चिम में सीमांत क्षेत्र सिलहट में अध्यादेश पाकिस्तान के पक्ष में थे।